हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोग देख रहे हो 7th क्लास की ज्योग्राफी का 8th चैप्टर। इसमें हम अमेजिन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ के जीव जंतु का कैसा मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लोगों का जीवन यापन कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब हम जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि अमेजिन बेसिन नदी में, तो यहाँ पे अमेजिन नदी बहती है। तो ये नदी जो बहती है वो कई सहायक नदियों से मिलकर बनी होती है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे अमेजिन जो अमेजिन बेसिन है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में है। तो यहाँ से क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, सॉरी तो सेकेंड थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं इसे। अब इसमें क्या लिखा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। कर्क रेखा आपने पढ़ा होगा, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, हमारी कई वो होती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो जैसे कि हमारा, जैसे कि ये जो पृथ्वी है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये कर्क रेखा हो गई, और ये विषुवत रेखा हो गई, और ये हो गई हमारी मकर रेखा। ये तीन से, जैसे कि ऊपर वाली होती है कर्क रेखा और नीचे कौन सी है, मकर रेखा। तो इस मतलब कि अमेरिका से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तीनों नहीं, दो, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा इसमें है। तो इसमें क्या लिखा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में स्थित है। दोनों ही, ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के भाग में भूमध्य रेखा प्रदेश कहलाते हैं। अमेजिन नदी के प्रदेश से होकर बहती है, ध्यान की पश्चिम पर्वतों में से निकलती है। तो इसे क्या कहते हैं, अंध महासागर, ठीक है। जिस स्थान से कई नदी किसी जल राशि में मिलती है, जिस स्थान से मतलब कोई जल राशि है, कोई नदी बह के आ रही, किसी जल राशि से मिल जाती है, मतलब कोई नदी किसी जल राशि से मिल जाती है, तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहाना। अमेजिन नदी बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बनी है। जैसे गंगा नदी बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बनी है, ऐसे ही जो अमेजिन नदी है वो भी सहायक नदियों से मिलकर है। अमेजिन के जो वन है वहीं से ही निकलती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू कुछ भागों में, जैसे कि बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, इन छोटे भागों में अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित देशों के नाम बता सकते हैं? तो ये कई देशों से मिलकर अमेजिन बना है। और लेकिन ये कौन से महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका के, ये देखो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सॉरी दो सेकेंड। अब देखो ये लिखा है अमेजिन दक्षिण अमेरिका में स्थित है, कई इसमें देश भी हैं। तो आगे देखो हम पढ़ेंगे जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु। अमेजिन बेसिन भूमध्य रेखा के पास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म जलवायु होती है। पूरे वर्ष कैसी होती है, गर्म जलवायु होती है। और जहाँ पे वाष्प उत्सर्जन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो वहाँ वैसे भी जलवायु कैसी होगी, गर्म ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि ज़्यादा गर्म जलवायु होती है, ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कैसी जलवायु है, यहाँ की जलवायु कैसी है, अलग है। यहाँ जैसे कि उस नम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे मौसम दिन और रात में दोनों समय लगभग समान रहता है, गर्म रहता है, आर्द्रता युक्त होता है। यहाँ पे आर्द्रता माने नमी, तो शरीर थोड़ा चिपचिपाता रहता है। अब जैसे कि तुमने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जब हमारी ये वर्षा ऋतु चलती है, तो जब बरसात होती है, बादल होते हैं, तो शरीर कैसा चिपचिपाता रहता है, तो चिपचिपाहट वाला मौसम रहता है। ऐसे ही यहाँ पे इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वर्षा ना हो। कोई टाइम टेबल नहीं है, बरसात होती ही रहती है। और इस बरसात के कारण ही
इसे वर्षा वन भी कहते हैं। इसी कारण यहाँ पे वन बहुत घने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि छतरी की तरह ये अपनी तरह चारों तरफ से ढक लेते हैं। ऊपर से जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है मान लो, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो अमेजिंग जंगलों का वन का हमें ज़मीन नहीं दिखाई देगी। इस तरीके से ये इतने घने होते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आर्द्र होता है शरीर कैसा रहता है, चिपचिपाहट रहती है, चिपचिपाहट महसूस होती है 2 सेकेंड। शरीर हमेशा चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहाँ भी बिना किसी चेतावनी के, मतलब कि बरसात का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी हो जाती है बिना चेतावनी के। और यहाँ तापमान उच्च होता है। तापमान कैसा होता है, उच्च, और आर्द्रता अति उच्च होती है। और रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है। तापमान रात के समय क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता एक जैसी बनी रहती है। आर्द्रता कैसी बनी रहती है, एक जैसी। वर्षा वन, और इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है। इस कारण यहाँ की भूमि कैसी होती है, सघन होती है। भूमि कैसी होती है, सघन होती है। वन और में बहुत सारे वन पेड़ पौधे उग जाते हैं, मतलब इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाएं छत बन जाती है, मतलब छतरी की तरह क्या होते हैं, तन जाते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता। मैंने अभी बताया था ना, इसका सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया ढहने की क्षमता हो। मतलब कि यहाँ के वन इतने घने हैं कि ऊपर छत की तरह बना लेते हैं और नीचे तक मतलब छाया बनी रहती है। और छाया ऐसे ही वन वहाँ पे पनप पाते हैं जो ऐसे मौसम, ऐसे इन्वायरमेंट को सहन सके, छाया में भी उग सके। इस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जीव जंतु पक्षी की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ कई तरह के जीव जंतु ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। वर्षा वन में प्रजातियाँ भी प्रचुरता होती है, मतलब वर्षा वन जहाँ होते हैं वहाँ पे प्रजातियाँ भी अलग होती हैं। कई गुंजन पक्षी होता है यहाँ पे, रंगन पक्षी, ठीक है। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी, जैसे ये रहा, ये बड़ी चोंच वाला पक्षी है, इसका नाम क्या है, टूकन। ये इस तरह के पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और भारत में जो कि भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। जैसे भारत में जो पक्षी पाए जाते हैं उससे काफ़ी अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। प्रजातियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी, ठीक है, टैपीर, यहाँ पे सर्प, और जिसकी कि वो एनाकोंडा जो सर्प होता है वो भी यहाँ पे आता है। विभिन्न प्रजातियों इन वनों में पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ऐसी अनेक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इतनी भयंकर भयंकर प्रजातियाँ होती हैं, इतनी मतलब डरावनी टाइप की, कि अगर इन वनों में तुम चले जाओ तो मुश्किल है तुम्हारा बचना। इस तरह की प्रजातियाँ, तुमने एनाकोंडा मूवी देखी होगी, उसमें एनाकोंडा सर्प है, सांप है, कितना खतरनाक सांप है। ऐसी खतरनाक चीज़ें इस वन में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन का निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरानिया, मछलियाँ, क्योंकि नदी है ना यहाँ पे, इसलिए मछलियाँ भी पाई जाती हैं अनेक प्रकार की। और इस प्रकार के जीवों में विविधता की दृष्टि से बहुत अलग सा है, मतलब हर प्रकार के जीव जंतु, घास, पेड़ पौधे भी यहाँ के बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मानव भक्षी भी होते हैं, जो मतलब कि अगर उन्हें टच भी करो तो तुम्हें ये घायल कर देंगे। इस तरह के पेड़ पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, जंगलों को, वनों को काट कर यहाँ पर अपने लिए फसल उगाते हैं।
और पुरुष शिकार करते हैं, मतलब मछलियों का शिकार करते हैं, नदियों में जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। और कभी कभी मछलियाँ नहीं भी पकड़ पाते तो इसलिए ये कृषि भी करते हैं। महिला फसलों को ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्स, शकरकंद जैसी शकरकंद उगाती हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, मिल सकता भी है और नहीं भी। ऐसी महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियां उगाती हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। क्या उगाती हैं? साग सब्जियां परिवार के भरण पोषण की। तो दहन, और इसमें क्या करते हैं कि पेड़ जैसे कि वन है, वनों को साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जब आग लग जाती है उसके बाद उसमें पौष्टिक जो होता है वो उसी में रह जाता है। उसके बाद उसमें कृषि कर देते हैं। कृषि करने के बाद जब वो उपजाऊ नहीं रहती है, बार बार कृषि करने से क्या होता है, उपजाऊपन ज़मीन का ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के वन काटते हैं और फिर वहाँ पे आग लगाते हैं, फिर कृषि करते हैं। यही इनकी प्रक्रिया चलती आती है। इस तरीके से हमारे वन भी घट रहे हैं। और ये क्या क्या करते हैं, जैसे ये कॉफ़ी, मक्का, कोकोआ, नगदी फसल उगाई जाती हैं। कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कई, जैसे कि चींटियों की रानी अंडकोश भी खाते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, देखो, आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ये चींटियों की रानी अंडकोश भी खाते हैं। कोई फसल होगी या कुछ होगा तो उसी का नाम क्या कहते हैं, चींटियों की रानी अंडकोश खाते हैं। और मक्का, कोका, नगदी फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें करना आसान है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी का प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने बड़े अपार्टमेंट जैसे कि घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र और ढाल वाली होती है। तो कुछ लोग तो छप्पर के जैसे घर बना लेते हैं, कुछ अपार्टमेंट बना लेते हैं। इस तरीके से ये लोग रहते हैं, इनका अपना जीवन यापन ये करते हैं। अब आगे देखो, अमेज़न बेसिन के लोग जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय से वन अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग के एकमात्र उपाय था। पहले क्या आते थे, नदी के थ्रू ही जाते थे, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनाने के वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप या मूल आबादी को कुछ क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसाना पड़ा है। मतलब ये जो वहाँ पे मूल निवासी हैं उनको हटा के दूसरे क्षेत्र पे विस्थापित कर दिया गया है, जहाँ से वे अपना पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। अब देखो चित्र में देखो तुम, पहले क्या थे, इस तरीके से इतने घने वन थे, इतने घने, और धीरे फिर लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए कृषि करे, वनों को काटा तो ये अब इतने रह गए। और उसके बाद फिर आगे क्या है कि ये भी लुप्त हो गए। अब इतना और इन अमेज़न वनों को ना फेफड़े कहती है, लेकिन शरीर के जैसे फेफड़े सांस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो इनकी हमें प्रोटेक्शन करने, इनकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जीवन। अब यहाँ पे क्या है, गंगा नदी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री से उत्तर में 30 डिग्री तक अक्षांश में स्थित है। ये घाघरा, सोन नदी, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियों से मिलकर बनी है। नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें अप्रवाहित होती हैं। हम जैसे कि एटलस की सहायता से इसे देखते भी हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में पर्वत और हिमालय में
पात तथा सुंदरबन का डेल्टा है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो गंगा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी है। तो यहाँ से ये किस तरीके से, ऐसी तरीके से निकली है और ये घूमते हुए किस में चली जाती है, बंगाल में, बांग्लादेश में चली जाती है। ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं ये सारी। तो जो गंगा नदी से मिल के जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। जो गंगा में मिल जाती है उसकी क्या होती है, सहायक नदियाँ होती हैं। इस बेसिन का मुख्य विशेषण मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील होती है। चाप झील क्या होती है, जैसे कि ये नदी बह रही है इस तरह से, इस नदी में से कोई दूसरी नदी अलग हो जाए तो उसे कहते हैं चाप झील। तो ये चाप झील भी बनाती है। यह जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु होती है। कैसी होती है, मानसूनी जलवायु होती है। मानसून के मध्य जून के सितंबर में के बीच में यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। मतलब शीत ऋतु में ठंड होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी। उसके बाद बरसात की ऋतु भी आती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थल आकृतियाँ जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण प्रमुख भूमिका होती। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। ये जनसंख्या घनत्व के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं होती है और पर्वतीय क्षेत्र पर जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। मैदानी क्षेत्रों के जिस स्थानों फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है, यहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि धान फसल उगाते हैं, क्योंकि यहाँ धान की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पे बहुत सारी फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती। मैदानी क्षेत्र में केले बागान करते हैं। पश्चिमी बंगाल असम के चाय की कृषि करते हैं। और बिहार और असम में, जैसे कि बिहार असम कुछ भागों में सिक्के कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क का मतलब कीड़े के द्वारा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मन ढाल वाले पर्वतीय पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसलें उगाई जाती हैं। किसकी फसलें उगाई जाती हैं, वेदिका। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति भिन्नता होती है। मतलब जैसे जैसे जलवायु होती है वैसी वैसी क्या होती है, वनस्पति में भिन्नता भी पाई जाती है। अब इसमें क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र में सागवान, साखू, पीपल, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार के शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चीड़ के, देवदार के बहुत सारे वन पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। और यहाँ पे बरसात बहुत मात्रा में होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरन, बंदर, ये सारे जीव जंतु, गैंडा, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल का टाइगर भी होता है, जो देखा होगा तुमने। मगर घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के सांप, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। कलता एवं मछली पालन भी होता है, मछलियाँ भी पाई जाती हैं मछली के। और यहाँ पे चावल के क्षेत्र रहने वाले लोग मुख्य आहार होता है। जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग चावल की कृषि या चावल का भोजन भी करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। यहाँ पे गंगा नदी एक मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पे बहुत सारे कस्बे शहर बसे होते हैं, जैसे कि कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट में स्थित हैं। शहरों के यहाँ स्थित उद्योग गंदा पानी बहकर नदी में आता है। यहाँ पे क्या है, उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा है, तो गंदा पानी भी क्या होता है, गंगा नदी में बह के भी आता है। तो ये अशुद्ध भी हो रही हैं। बेसिन की यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यातायात
मार्ग सुव्यवस्थित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग का और रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में किसका यूज करते हैं? सड़क मार्ग और रेल मार्ग का यूज करते हैं। जल मार्ग में नदी वो जैसे कि बोट हो गए, नाव हो गए, उसका यूज करते हैं। और मैदानी क्षेत्र में किसका यूज करते हैं हम लोग? रेल का और गाड़ियों का, इस सब चीज़ में यूज करते हैं। कोलकाता में हुगली नदी में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत मैदानी क्षेत्र है जो कई बड़े हवाई पतन में स्थित है और ये पर्यटन के लिए भी बहुत उपयोगी क्षेत्र है। पर्यटन इस बेसिन के महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे में ताजमहल देखने आते हैं। गंगा की यमुना नदी में संगम उत्तर प्रदेश के बिहार, बौद्ध स्तूप लखनऊ में, इमारबाड़ा असम में, काजीरंगा मानस वन्य अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इसको पर्यटक देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बसे हुए हैं। जहाँ नदी, और पहले तुमने आदिवासी का तो नदियों के पास ही बसे होते थे कृषि करने, ऐसी अभी तक की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी लोग नदियों के पास बसे हैं, मैदानी क्षेत्र में बसे हैं। और जो नदियाँ बह के अपने साथ डेल्टा गाद लेके आती है तो वो उपजाऊ होती है, तो वहाँ पे कृषि भी बहुत होती है। तो आज हमने 2 चीज़ पढ़ी, अमेजिंग बेसिन और गंगा नदी के क्षेत्र पढ़े हमने। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। वॉचिंग फॉर थैंक यू। और यहाँ पे देखो कई तरह के जीव जंतु, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब इसके बाद आपका 8th क्लास का स्टार्ट होएगा। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। और डाउट हो कमेंट करना।